ऑन कर दीजिए। जय हिंद। चलते हैं आज का सेशन जो आप लोग के रिकमेंड पर ही बनाने जा रहा हूँ जीरो लेवल से। आज इससे मेरा पहले का जो वीडियो आपने पढ़ा होगा उसमें मैंने आपको तरीका बताया था आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, कोई भी विद्यार्थी अगर कोई रिजल्ट निकालता है ना, उसको एक मैप बनाना चाहिए, रोड मैप। पहले उसके बारे में जानिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। 3 चीज़ पता चलना चाहिए। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा सा है। और आज जो सेशन में है कैसे पढ़ना है, सीखना कैसे, वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। बेटा, अगर मेरे भाई, मेरे दिलफेक आशिक, एक बात ध्यान रखना, आपको अगर पढ़ोगे तो भूलोगे, सीखोगे तो जल्दी नहीं भूलोगे। हर चीज़ भूला जाता है लेकिन जल्दी नहीं भूलोगे। बहुत समय आपके पास रहेगा, किसी को समझा भी सकते हो आप, लेकिन पढ़ करके, याद करके आप किसी को नहीं समझा सकते इतना जल्दी, जितने अच्छे से, जितने की समझने के बाद आप किसी को समझा सकते। इसलिए आप समझने के ऊपर डिपेंड रखिए अपने आप को। मैं आज जो सेशन शुरू कर रहा हूँ एकदम जीरो लेवल से कर रहा हूँ, एकदम जीरो से। अगर आप जनरल कंपटीशन के एसएससी बैंक के लिए अगर जो भी कंपटीशन की एग्जाम शुरुआत कर रहे हैं उन बच्चों को भी बेहतर हो जाएगा, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन बच्चों के लिए बेहतर होगा। तो मैं आज जो सेशन शुरू कर रहा हूँ एकदम बेसिक से, एकदम ABCD से कर रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन आज के बाद आपको जितना चीज़ मैं आज सिखाऊंगा, ये चीज़ आपको किसी भी गुरुजी से, किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहीं पर याद भी करवा दूंगा। आपको कॉपी किताब पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी चाहे, अगर आपकी इच्छा है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मर्जी है तो आप लिखते रहिएगा, डन, बेहतर है। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि हमको यहीं पर याद हो जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे करते रहिए, आपको अभी याद करा देंगे। तो चलिए, रेडी है, तैयार है, स्टार्ट करें हम लोग। फिर से एक बार बोलो, जय हिंद। जो कोई भी काम करने से पहले अपने घर परिवार में अपनी मम्मी पापा को याद किया जाए, अपने मुल्क को याद किया जाए, तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। इसीलिए जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो अपने भारत के नाम ले करके पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने में मज़ा आएगा। तब हॉर्लिक्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अरे भारत के मिट्टी में और नाम में इतनी ताकत है ना कि आपको हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश की जरूरत नहीं पड़ेगा। नाम लेते ही शरीर में अंदर से उफान पड़ने लगता है ना मेरे दिलफेक आशिक। चलिए, मेरा टाइम को पास वेस्ट नहीं करते हुए अपने काम पर आते हैं। चलिए, बने रहिए मेरे साथ, सीखते हैं हम लोग। बाबू रे, आपसे अगर मैं पूछूं, मेरे दिलफेक आशिक, मेरे शेर एंड शेरनी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे मेरे आशिक? क्या जवाब दोगे? आप कहोगे कि सर इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। क्या बोलोगे? सब्जेक्ट है। बाबू रे, एक मैं बात कहूँ, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज है। लेकिन ये मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर आपसे कोई पूछे, भैया दीदी आपको लैंग्वेज कैसे पता चलता है कि एक लैंग्वेज है? आपको कैसे पता चला कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है? तो पता है, लैंग्वेज को पता करने के लिए आपको साउंड की जरूरत पड़ेगा। किसकी जरूरत पड़ेगा? साउंड की जरूरत पड़ेगा। और साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज। क्या होता है? आवाज होता है मेरे आशिक। क्या होता है? आवाज। हो बुआ, अगर मान लीजिए आपका मैं भाई हूं, क्या हूं? भाई हूं, तो सुबह सुबह मैं बेड से उठूंगा, चाय पीऊंगा और चलते बनूंगा, तो आप कहेंगे ना भैया कहाँ जा रहे हैं? हम आपको मुंह खोल के नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको इशारा में बोलेंगे। तो क्या आपको कुछ पता चलेगा कि मैं क्या बोला? नहीं। जब हम अपना मुंह खोले ही नहीं, जब आपको मैं मुंह खोल के बोला ही नहीं, तो आपको पता चलेगा कि भैया कौन सी भाषा में बोला है? नहीं। जब मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू कॉलेज, या मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तभी तो आपको पता चलेगा कि भैया इंग्लिश में बोले हैं कि हिंदी में बोले हैं, बांग्ला में बोले हैं कि उर्दू में बोले हैं। बाबू रे, जब कोई व्यक्ति अगर मुंह खोलेगा नहीं,
जब तक मेरे अपने मुंह खुलने से आवाज़ नहीं आएगा तब तक क्या आप पता कर सकते हो कि वो कौन सी भाषा में बोला है? नहीं पता कर सकते। इसीलिए आपको लैंग्वेज पता करने के लिए साउंड को पढ़ना ज़रूरत है, और साउंड को पढ़ने के लिए, साउंड करने के लिए आपको साउंड के बारीकियों को समझना होगा, उस अक्षर को समझना होगा, उस लेटर्स को समझना होगा। मान लीजिए आप मुझे कहेंगे कि ये क्या है, तो हम कहेंगे भैया ये कलम है। क्या है? कलम है। फिर किसी लड़का से पूछेगा रे क्या है, तो क्या कहेगा? पेन है। क्या है? पेन है। तो आप बताइए, जो लड़का कलम बोला होगा तब क्या कहेगा? लड़का हिंदी में बोला है। जो लड़का पेन बोला होगा तो आप क्या कहेगा? ये लड़का इंग्लिश में बोला है। मैं एक बात बताऊँ आपको, इस इंग्लिश में और हिंदी में बोलने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ा है साउंड निकालने के लिए? अक्षर। जब तक जो बच्चा को क लिखना नहीं आया होगा, ल लिखना नहीं सीखा होगा, म लिखना नहीं सीखा होगा, क्या वो कलम लिख सकता है? नहीं लिख सकता ना। आगे क ल म ये सब क्या है? अक्षर है। क्या है बउआ? अक्षर है। क्या है मेरे आशिक? अक्षर है। जिसी तरीके से इसको कहेगा पेन, तो आप कहेंगे इंग्लिश में बोला है, लेकिन इंग्लिश में बोलने के लिए उसको क्या पढ़ना पड़ा है? अक्षर को पढ़ना पड़ा है, लेटर्स को पढ़ना पड़ा है। क्या पढ़ना पड़ा है? लेटर्स। यही ना है, इंग्लिश को हिंदी को अक्षर है, इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं, यानी लेटर्स, यानी लेटर्स ABCD पढ़ना पड़ा है उसको। तो इसको पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। जब तक आप अक्षर को नहीं पढ़ोगे तब तक कोई चीज़ बोल पाओगे नहीं। अक्षर को पढ़े हैं, क ख ग पढ़े तब ना कलम बोल पा रहे हैं, मार्कर बोल पाए हैं, मोबाइल बोल पाते हैं, घर बोल पाते हैं, देश। क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि अक्षर सीखे हैं। उसी तरीके से अक्षर सीखेंगे तब एक शब्द बनेगा, और जो शब्द हम बोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आवाज़ निकला है, और तब आपको पता चलेगा कि ये हिंदी में बोला है कि इंग्लिश में बोला है। यानी इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज पता करने के लिए आपको साउंड को पता करना पड़ेगा, और साउंड को पता करने के लिए आपको इस अक्षर की ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मेरे आशिक, मेरे शेर एंड शेरनी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या नोट करते रहिएगा या मेरे साथ बोलते रहिए। आपसे वादा है बोर्ड पर ही सीखेंगे, आप बोर्ड पर ही मैं सिखला दूंगा, ज़रा गौर से समझना। बुआ रे, साउंड को पढ़ने के लिए अक्षर पढ़ना पड़ेगा, तो अक्षर को पढ़ने के लिए इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है? वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्णमाला। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्णमाला। आप लोग कहेंगे हाँ सर जी क्या पढ़ा रहे हो, हम तो बड़े क्लास में चले गए हैं, हम तो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब ये अल्फ़ाबेट लेटर पढ़ाएंगे। तो मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग जब घर पर जाते होंगे तो आपको क्या पूछता होगा? रे मैथ पढ़ता है? तो हाँ, तो आपसे क्या जवाब पूछता है सवाल? अच्छा बताओ तो A+B का होल स्क्वायर क्या होगा? हॉल की वो व्यक्ति नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि हॉल की उसे खुद नहीं याद होता है। ठीक है, उनको जो याद रहेगा वही चीज़ पूछेगा। वहाँ पर आपको हो सकता है कोई पूछ दे अल्फ़ाबेट क्या होता है। हाँ, ये बात शायद जायज़ है कि आपके जनरल कंपटीशन में SSC बैंक वाले को अल्फ़ाबेट पूछता नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा चीज़ तो ज़रूर पूछता है, इसीलिए सीख लेनी ज़रूरी है। आप गरीब के बच्चे हैं, आप जो भी हैं, मेरे शेर हो या चाहे शेरनी हो, जो भी मेरे भाई बहन हैं, आप लोग घर से दूर रह कर पढ़ाई कर रहे हैं, कल को आप होम ट्यूशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर तो पढ़ाना पड़ेगा ना आपको। तो जब हम लोग जीरो से पढ़ रहे हैं, जब हम लोग ABCD से पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग सारे चीज़ लेते चले? जरा सा पढ़िए, अल्फ़ाबेट पढ़ना पड़ेगा। और अल्फ़ाबेट पढ़ने के लिए आपको मान लीजिए क्या पढ़ना पड़ेगा? ये एक परिवार का नाम है, घर है। क्या है? घर है। इस घर में क्या रह रहा है? ABCD रह रहा है। ABCD में कितने अक्षर होते हैं बुआ रे? 26 लेटर्स होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? लेटर्स 26 लेटर्स होते हैं। ABCD में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अल्फ़ाबेट, क्या बोलेगा? व्हाट इज अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या है, किसे कहते, तो आप क्या जवाब दोगे? तकाना कि डेफिनेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फ़ाबेट किसे कहते, तो आप में से कुछ बच्चे को याद भी होगा और कुछ बच्चे को भूल भी गए होंगे, लेकिन पढ़े तो हर बच्चे होंगे। तो जो पढ़ा होता है वही भूला होता है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो लाइफ में आपको कभी भूलने की झंझट नहीं पड़ेगी। जरा समझने के पीछे समय लगाइए, तो जरा देखिए, बहुत आराम आराम से समझा देंगे, जरा गौर से समझना। समझने के लिए चलते हैं हम अपने घर।
चलते हैं, इसे समझने के लिए आप अपने घर चलिए। आपके घर में कितने लोग हैं? मान लीजिए पापा है, मम्मी है, भैया है, दीदी है, भाभी है, भौजी। भौजी है कि नहीं तुम लोगों को जी? एको हम है बदकिस्मत वाला, मेरी नसीब ही बेकार है, मेरे पास कोई भौजी नहीं है, हमसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन तुम लोग के पास तो है ना। तो देखो आजकल के भौजी क्या होता है, आपके घर में मान लीजिए 10 सदस्य हैं, ठीक है, सब मिल करके 10 सदस्य हैं। तो 10 सदस्य अगर एक साथ परिवार में है, ज्वाइंट फैमिली में है, तो क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवार। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिए दीपावली में आप घर जाते होंगे तो आपके पापा कहाँ चले आते हैं? मार्केट आते हैं सामान लाने, पर्व का सामान खरीदने। तो आपकी मम्मी कहती होंगी बेटा जाओ तो राशन तेल, किरासन तेल, मिट्टी तेल होता है ना जिससे डिबिया जलाते हैं आप लोग दीपावली में, आप जाते होंगे। मान लीजिए अगर आप पटना में, दिल्ली में, जहाँ भी रह के पढ़ाई करते हैं, लाख बदमाशी करते होंगे, लाख बदमाश होंगे, लेकिन गांव में जाते होंगे तो अपनी छवि को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए एकदम शांत से बैठे होते हैं। तो आपकी शालीनता से बैठने की, आपसे सरल भाषा में बात करने के तरीका किसी को पसंद आता होगा तो कोई बूढ़े व्यक्ति पूछता होगा कि लड़का किसका बेटा है, तो बगल वाला क्या जवाब देता होगा? ये फलाने साहब का लड़का है। वहाँ पर आपका नाम लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ आपको नहीं जानता, आपके परिवार में आपके घर के मेंबर को, सीनियर मेंबर यानी पापा मम्मी दादा दादी को पहचानता है, इसलिए उनसे आपकी पहचान मिली। वही बात है रे बउआ यहाँ पर, यानी जब आपके घर का जितने भी सदस्य अगर एक साथ हैं तो क्या बना? परिवार कहलाएगा। लेकिन अगर कल को आपकी शादी हो जाए, और आजकल देखते हैं शादी होता ही बकलोलिया सब बाप माई से अलग करवा देता है, एक कहते हुए कि आपकी, जैसे मान लो मेरी शादी हुआ तो हमारी मोहतरमा जी आएगी, वो आते ही 4 दिन तो ठीक से रहेगी, 5वां दिन क्या बोलेगी? ए जी नहीं पता है आपको, आपके पापा जी का शक्ल सूरत उतना अच्छा नहीं है। आप उस ससुरी के कैसे समझाएं कि बकलोलवी हमारा तुम्हारा जो शादी हुआ है वो हम दोनों का उम्र 25-30 साल का है, और वो जो बूढ़े व्यक्ति वो 60-62-65 साल के हैं, तो क्या 65 साल का चेहरा 25 साल से मैच करेगा? आप ज़बरदस्ती उसको फेयर लवली 1 चम्मच गुलाब जल लगा के लेपा पोता कर देंगे, वो अलग बात है, ठीक है। तो वही बात होता है, वो सब करके झगड़ा लगा करके क्या हो जाता है? अलग हो जाते हैं। जब आप अलग हो जाते होंगे बीवी को लेकर के, तो क्या आपका परिवार कहलाएगा? नहीं। तब आपकी पहचान ये नहीं बोलेगा कि फलाना परिवार का आदमी, तब बोलेगा ये फलाना आदमी है, तब आपको नाम लेके पुकारेगा, तब आपको नाम लेके पुकारेगा। वही बात यहाँ है रे बउआ, यानी कि ABCD का 26 लेटर्स जब एक साथ रहेगा तो ये अल्फ़ाबेट कहलाएगा। अगर इसमें से कोई निकल के बाहर आ जाए, जैसे ए अलग हो गया तो ये क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। अगर मान लीजिए C अलग लिखा गया तो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा, लेटर्स कहलाएगा। लेकिन एक ग्रुप में है तो क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट कहलाएगा। इसको समझने के लिए और समझिए, आपके गांव में मंदिर है? आपके गांव में मंदिर जरूर होगा, अपने देश में मंदिर की कोई कमी थोड़ी हो सकता है। तो चलिए मान लीजिए कि आपके गांव में मंदिर है, तो मंदिर के गेट पर फूल रखा होता है। क्या रखा होता है? मान लीजिए ये फूल है, क्या है? ये फूल है, क्या है? फूल है, फ्लावर्स। अगर एक बात बताइए बुआ कि ये फ्लावर्स है, अब आपको माला चाहिए तो क्या होगा? एक धागा है, मान लीजिए धागा है, और इस फूल को उठा के धागा में पिरो दीजिएगा तो क्या बन गया? माला बन गया। यानी यहाँ पर फूल था लेकिन यहाँ क्या हो गया? माला हो गया। अब ये क्या हो गया? माला बन गया। कैसे? क्योंकि इस फूल को एक ग्रुप में सजा दिए हैं, इस फूल को एक ग्रुप में सजा दिए हैं तो क्या बन गया? माला बन गया। तो आप पूछेंगे माला किसे कहते, तो क्या जवाब दीजिएगा? ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड माला। अब जैसे आप लोग मैच देखते होंगे तो आप बताओ, क्रिकेट टीम जो मैदान में उतरता है क्रिकेट खेलने के लिए, तो वहाँ क्रिकेट टीम कहते हो, खिलाड़ी कहते हो। जब टोटल खिलाड़ी एक साथ बैठ करके, एक साथ कंधे पर कंधा हाथ डाल के क्रिकेट मैदान में, खेल मैदान में जनगण मन अधिनायक जय कहते रहते हैं, उस समय तुम खिलाड़ी कहते हो कि टीम कहते हो? टीम कहते हो। क्या कहते हो? भारतीय टीम। क्या कहते हो? भारतीय टीम। लेकिन उसी में से कोई खिलाड़ी आपको पटना एयरपोर्ट पर नजर आ जाए, गांधी मैदान में नजर आ जाए, दिल्ली में नजर आ जाए, या आपके गांव में नजर आएगा, तो आप बोलिएगा उसको कि एक क्रिकेट टीम है, इंडिया टीम है? नहीं बोलिएगा। क्या बोलिएगा? एक खिलाड़ी है। वही होता है बुआ, जब वो एक ग्रुप में हो गया तो वो क्या बन गया? टीम बन गया, और वो अकेला कहीं नजर आया तो वो एक खिलाड़ी बन गया। उसी तरीके से है ये भी, यानी कि अगर ABCD का 26 लेटर्स एक ग्रुप में होगा, एक साथ रहेगा, तो वह अल्फ़ाबेट कहलाएगा, अन्यथा वो लेटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
लेटर्स कहलाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आगे समझिए, यानी कि अगर आपसे पूछे कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, है ना। आपसे मैं पूछूं फैमिली किसे कहते हैं तो क्या जवाब देगा? ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स। आपके घर में मेंबर है ना, तो ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड फैमिली। उसी तरीके से ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, इसका मेंबर में हमारे घर में, आपके घर में ना मेंबर में भैया भौजी है, लेकिन इसके घर में भौजी नहीं है, इसके घर में ABCD अक्षर है। तो ए ग्रुप ऑफ अक्षर, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। आप बउआ तो आप इसमें से एक खून को अगर निकल जाएगा, मान लीजिए B निकल गया, क्या होगा? एक लेटर है। तो अगर आपसे पूछेगा लेटर्स किसे कहते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? तो द मेंबर ऑफ किसका सदस्य? ये ABCD का जो अक्षर है किसका सदस्य है? अल्फ़ाबेट का सदस्य है। तो द मेंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। क्या बनेगा? लेटर इज कॉल्ड लेटर। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि ये अगर एक ग्रुप में रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट कहलाएगा। अगर उस ग्रुप का सदस्य है ये ना, द मेंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। याद रखिए एक बार, अल्फ़ाबेट्स मत बोल दीजिएगा, अल्फ़ाबेट्स मत बोलिएगा, क्योंकि यस जब लगा दीजिएगा तो इसका मतलब हो जाता है भाषाएं। ठीक है, तो आप लोग अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं, वर्णमाला पढ़ रहे हैं, इसलिए अल्फ़ाबेट बोलिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब एक बात बताओ रे बुआ कि अब इस तरीके से पढ़ेंगे तो भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है नहीं भूलेंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। अब एक बात बता रहा बुआ, जिस तरीके से ये हमारा परिवार है, परिवार में दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, भाई है, मम्मी है, पापा है, भौजी है, सब कोई है, कुल मिला के 10 लोग हैं। तो बुआ रे, अगर हमारे और आपके परिवार में, किसी के परिवार में अगर 5 गो लड़का लड़की है पढ़ने लिखने वाला, तो पाँचों में से पढ़ लिख करके कोई सिपाही बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई चोर बनेगा, बनेगा ना? अरे कमाल की बात है। किसी भी परिवार में जो बच्चा होते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनमें से सब पढ़ के कलेक्टर बनता नहीं। कोई आदमी पढ़ करके टीचर बनेगा, कोई पढ़ करके पुलिस ऑफिसर बनेगा, कोई पढ़ करके सैनिक सेना में जाएगा, कोई पढ़ लिख करके नेता भी बन सकता है, कोई चोर भी बन सकता है, बनता है ना। उसी तरीके से ABCD में भी 3 ग्रुप में बढ़ता है। 3 ग्रुप में कैसे बढ़ता है? एक ग्रुप है जो वोवेल है। क्या है बुआ रे? वोल्स है। यस लगा दीजिएगा तो वोल्स पढ़िएगा, और यस नहीं लगाइएगा तो वोवेल पढ़िएगा। वोवेल है। कितने होते हैं रे बुआ? तो 5 होती। तो आप बचपन से बात जानते, AEIOU कितने होते हैं? 5 होते। आप कहिएगा ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं हमको, हम तो सीनियर है, सब आपको पता चल जाएगा कि क्यों पढ़ा रहे हैं। पहले तो सुनो तो गौर से। अब रे बुआ 26 लेटर्स में से 5 लेटर क्या हो गया? वोल्स हो गया, यानी कि वोवेल्स हो गया, वोवेल। ठीक है, और जो बाकी बच गया वो क्या बच गया? कॉन्सोनेंट। कितना बचा? 21 कॉन्सोनेंट बचा। कितना बचा? 21 बचा। तो बुआ रे कॉन्सोनेंट बचा 21। अब 21 में से 2 और माइनस कर दिए। क्यों 2 माइनस कर दिए? क्योंकि एक और बढ़ता है सेमी वोवेल। क्या बनता है बुआ रे? सेमी वोवेल। ये सेमी वोवेल क्या होता है? ये 2 होता है। कौन कौन होता है? W और Y सेमी वोवेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेमी वोवेल कहलाता है, W और Y। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वोवेल क्यों पढ़े, कॉन्सोनेंट का पढ़े क्यों, और सेमी वोवेल क्यों पढ़े, इसके जिक्र करना चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर चाह रहे हैं तो, नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपना नोट करते रहिएगा। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आपको याद भी होता जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मिटाऊं मैं? राइट। अब मैं थोड़ा सा जगह ले रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई बच्चा पूछ दे, आज तो आप लोग टीचर से सवाल नहीं करते हो, पता नहीं आप लोग को क्या हो गया, आप लोग बिल्कुल भी सवाल नहीं करते हो। आप मेरे कमेंट में सिर्फ अच्छा है, अच्छा वाला कमेंट मत दीजिएगा, पूछिएगा कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। आपको मैं प्रत्येक शनिवार को, अगर आप कहेंगे तो मैं प्रत्येक सैटरडे को सप्ताह में 2 दिन कम से कम लाइव आऊँगा, टोटल बच्चे के साथ लाइव आऊँगा। आपको जो भी प्रॉब्लम अगर दिक्कत होगा, जो जो टॉपिक पढ़ाए रहेंगे उस बीच में
उस टोटल टॉपिक से आप कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि नहीं उसके अलावा कोई टॉपिक से सवाल पूछे तो वो भी आप पूछ सकते हैं। लाइव में आऊँगा, आपका सारा प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले आप सोचिए, आप अगर आपसे कोई पूछ दिया, आज तो आपके अपने टीचर को, आप अपने टीचर से सवाल तो नहीं करते हैं, पता नहीं आप क्यों करते हैं, शर्म आता है कि क्या आता है। एक बात बताओ, मेरा एक दोस्त था, समझा, राहुल, क्या था नाम, राहुल। उसको एकदम पेट खराब था, एकदम पेट से ब्लड आता था, लूज मोशन जिसको कहते हो। वो गया PMCH। वो बकलोलवा को देखो, संयोग बस उसमें बैठा जो था ना डॉक्टर, वो लेडीज थी। अभी लड़का शर्मा गया, उसको कैसे कहे कि मेरे पेट से ब्लड आ रहा है, लूज मोशन हो गया है। तब वो झूठू के बोल दिया कि मैम मेरे पेट में दर्द कर रहा है। देखो बकलोलवा तो है, लूज मोशन, पेट खराब है, जाता है दर्द का टेबलेट लाने। वो आया, हम देखे थी तो हमको ले रही थी लूज मोशन का दवाई नहीं है तो पेट दर्द का दवा है। कहता है यार वहाँ पर लड़की बैठी थी ना इसलिए शर्म से नहीं बोले। हम बोले देखो यार, जिंदगी के सामने शर्म लिहाज मत कर, डॉक्टर से और मास्टर से, ये दोनों से शर्मैलो ना, आ ससुराल में केकरो से मत शर्मा, तो वहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। ससुराल में अगर शर्माओगे तो साली से मजाक कर पाओगे नहीं, डॉक्टर से शर्माओगे तो इलाज करवा पाओगे, मास्टर से शर्माओगे तो अपना सवाल पूरा कर पाओगे नहीं। इसीलिए शर्माओ मत, सवाल करो। तो तुम तो सवाल नहीं कर रहे हो, लेकिन कल तुम पढ़ाओगे तो तुमसे तो कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर वोवेल कॉन्सोनेंट सेमी वोवेल क्यों पढ़ाया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछता, आप कहेगा सर हमको इतना पता है कि कोई भी वर्ड से पहले जो आर्टिकल जो लेते हैं ना, आर्टिकल जो ए या एन का जो यूज पढ़ते हैं ना, इसी के लिए वोवेल कॉन्सोनेंट सेमी वोवेल पढ़ा जाता है। तो बात तो सही है रे बउआ, बात तो सही है कि आर्टिकल लगाने के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपसे बताऊं, लेकिन किसके पहले क्या लिया जाता है ये तो मेन है पढ़ना। तो आप कहेंगे सर कमाल की बात है, अरे जिस वर्ड से पहले अगर आर्टिकल ए एन लेना होगा ना, तो जिस वर्ड का पहला लेटर ए ई आई ओ यू से रहेगा तो उसको एन ले लेंगे, एन ले लेंगे। अगर ये नहीं मिलेगा तो ए ले लेंगे कॉन्सोनेंट समझ के। रे बउआ, ये अगर 10th तक अगर पढ़ा है तो ठीक है, ये 10वीं क्लास तक ठीक है। और जब तुम 12वीं क्लास में पढ़ रहा होगा ना, उसमें आपको टीचर समझाया होगा कि जिस वर्ड का हिंदी अर्थ आ या ई रहेगा तो फलाना लेना, व या यू रहेगा तो चिलाना लेना। एक बात मैं आपको बताऊं, ये फलाना चिलाना के चक्कर में पढ़ोगे ना तो तुम्हारा ये कभी भी मजबूत नहीं होगा। बस इतना ही जानोगे कि आर्टिकल ए और एन लगाने के लिए इसको पढ़ा जाता है, इतना ही जानोगे। लेकिन किसके साथ क्या लगेगा वो आपको कभी नहीं आएगा। तो एक बात बताओ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो दुनिया के जितना भी वर्ड होगा वो सब हमको पता है, बट ऐसा कभी संभव हो सका नहीं होगा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सच तो ये है कि मुझे इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ इतना आता है, इतना यहाँ दिखाई दे रहा है, इतना, बस इतनी ही हम जानते हैं, इतनी ही, और इतनी ही में इतनी ही आपको ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा बुआरे। तो एक बात बताओ कैसे याद रहेगा, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, साफ साफ लॉजिक है जो आप बचपन से पता है। इंग्लिश आपको आता है पहले से, आपको सब कुछ आता है। दिक्कत एक ही बात है, उसको सही तरीके से सिस्टमैटिक से आप नहीं पढ़े हैं, उसको सही तरीके से समझे नहीं है। बात यहाँ ये दिक्कत है। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पढ़े हैं। इसको पता करने के लिए आप क्या कीजिए, साउंड का बात कीजिए। अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या बोला, लैंग्वेज को साउंड से पढ़िए, साउंड से पता चलता है लैंग्वेज। तो साउंड पर पता कीजिए। कोई भी वर्ड से पहले, सुनिए गौर से, कोई भी वर्ड से पहले अगर आर्टिकल ए या एन लेना पड़ रहा है तो उस वर्ड को पढ़िए। जरूरत नहीं है कि जिस वर्ड का पहला लेटर ए ई आई ओ यू रहेगा तो एन ले लेंगे, नहीं रहेगा तो ए लेंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं है। आप लोग सीनियर बच्चे हैं, आपको एक कंफ्यूजिंग शब्द है, जरा गौर से रखना। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है फिर भी एन ले लेते हैं, पहला लेटर कॉन्सोनेंट वोवेल्स होता है तो भी आप ए ले लेते हैं, तो गलत हो जाएगा ना। तो किताब को मत देखिए, कुछ हम लोग का भी समझा कीजिए। बुआरे जरूरत नहीं है कि कुछ भी रहे। अब जैसे हम आपसे पूछेंगे ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज से पहले क्या लगेगा, और उसी में पूछेंगे वन आइड मैन, वन आइड मैन से पहले क्या लगेगा। दोनों में ओ वोवेल है, क्या है, दोनों में क्या है, वोवेल लेटर है, क्या है, वोवेल लेटर है। तो अगर अपनी पुराना रूल के हिसाब से चलोगे तो दोनों में एन लगेगा, पुराने लॉजिक के हिसाब से चलोगे तो, लेकिन गलत हो जाएगा। जरा इसको बोलो, जिस भी वर्ड के साउंड पर बैठा, अगर किसी भी वर्ड का
अगर आवाज साउंड अगर ग्लैंड से आएगा, क्या आएगा, ग्लैंड से आएगा तो एन ले लेना, क्या ले लेना, ग्लैंड से आएगा तो, ग्लैंड से आएगा तो क्या लेना, एन ले लेना। लेकिन अगर मुंह से आएगा, दांत में मदद मिलेगा, तालू से मदद मिलेगा, जीभ से मदद मिलेगा, तो आप क्या लेना, ए ले लेना। आप कहेंगे सर कमाल की बात है, आवाज मुंह से ना आएगा तो कान से आता है, दूर मार दे। लेकिन आवाज जो होता है, वर्ड की आवाज, साउंड जो तैयार होता है, दोनों जगह से तैयार होता है। जब गौर, अब हिंदी व्याकरण में आप भी कहेंगे कि सर साउंड वाला बात तो पहले से जानते हैं। कुछ ये भी लोग कहेंगे कि सर कहीं से कॉपी तो नहीं कर रहे, ये बात भरा में मत रहना, ये बात है तुम बचपन में भी पढ़े हो, पता है कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। आप जब 8, 9, 10th में पढ़े होंगे ना, उस समय आपके पास एक बुक था सरल हिंदी व्याकरण। जी हाँ, गौर से सुनो, आपके पास एक ग्रामर का बुक था, हिंदी व्याकरण का बुक था, सरल हिंदी व्याकरण। उसका पहला चैप्टर में क्या था, पहला पेज में वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और उसी पेज को जब दोबारा पलटते हैं तो उस पेज के नीचे एक पेड़, पौधा, ट्री, प्लांट, एक प्लांट रहता है, एक ट्री रहता है, एक पेड़ का पिक्चर होता है और उसके पत्तों पर लिखा रहता है क, च, ट, त, प। जानते हो क्यों लिखा रहता है? ये गलती आपके पहले भूत पास्ट के जो टीचर थे वो आपके साथ गलत किया है। वहाँ पर आपको उस बात पर ले नहीं गया कि आप अपने से याद करो। तुमने उस व्याकरण का किताब तो पढ़ा होगा, सरल हिंदी व्याकरण, और उसको यकीन नहीं है तो अभी भी आप उस बुक को पलटिए, नेक्स्ट पेज में 2 नंबर पेज में नीचे में वो फिगर बना हुआ है पौधा का, उस पौधा के पत्ता पर लिखा हुआ है क, च, ट, त, प। क्या आपने अपने टीचर से सवाल किया था कि पौधा का क्या जरूरत था? अगर उस दिन किए होते तो ये झंझट आपका अभी नहीं पढ़ना होता, वहीं पर पढ़ लिए होते। ठीक है, वहीं पर पढ़ना है। आप बता रहे हो इसके पहले क्या लगेगा आर्टिकल, सुनो, ऑरेंज। जब बोलिएगा आप ऑरेंज तो लगेगा कि यहाँ पर से आवाज बन रहा है, इसीलिए इससे पहले एन का यूज होगा। और इसको पढ़िएगा तो देखिए वन आइड मैन, वन आइड मैन, देखिए मुंह हो जाता है ना लड्डू नियन, वन आइड मैन, यानी इससे क्या होगा, ए लगेगा। आप समझ में आ रहा है मेरी बात? आपके बुक जो होगा घर में उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तरीका मैं आपको बता दिया। ठीक है, फिलहाल जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो इस पर और ढेर सारा एक्सप्लेन करेंगे। इतना हो गया। अब एक बात और बता बुआ रहे, आप कहेगा सर सेमी वोवेल क्या होता है? सेमी वोवेल क्या होता है मैं बताता हूँ। कभी भी किसी भी वर्ड का पहला, आप कहेगा सेमी वोवेल होता क्या है? आप मान लीजिए मजाक के तौर पर एक बच्चा है जो कहीं से जा रहा है, वो मान लीजिए भतीजा आपका लगेगा। गांव घर में होता है ना, कोई भी भतीजा को थोड़ा सा मजाक कर लेता है तो क्या कहता है, इधर आते रहे बाबूजी कहाँ हो तो क्या कहते हैं, वो तो बाजार गए हैं। बगल वाला क्या कहता है, कौन है? तो आप क्या कहिएगा, उनका लड़का है ना। उनका लड़का तो नहीं लग रहा है, ये तो दूसरे जैसे चेहरा लग रहा है। गांव घर में मजाक कर देता है ना, मजाक में बोले हैं, आप लोग सीरियसली मत लेना, मजाक में बोलता है ऐसा। तो क्या होता है, यानी कि वो बेटा किसी और का है, चेहरा किसी और से मिलता रहता है ना, कभी कभी लोग मजाक में बोल देता रहता है, उसी को कहता है सेमी वोवेल। यानी कि यहाँ इसका एक रूप नहीं है, कहता न धोबी का गधा, न घर के न घाट के, वही बात है ये। यानी कि कोई भी वर्ड हो, अगर उस वर्ड का पहला लेटर अगर डब्ल्यू और वाई होगा तो वह कॉन्सोनेंट कहलाएगा, और अंत में अगर रहेगा तो वह वोवेल कहलाएगा। जरा गौर से सुनना, मैंने क्या बोला, वॉच, क्या मैंने बोला, वॉच। ये वॉच है ना, घड़ी है, तो वॉच हुआ। वॉच में पहला लेटर क्या हुआ, डब्ल्यू और वाई है। क्या है, डब्ल्यू और वाई। अगर पहला लेटर में से कोई रहेगा तो क्या बनेगा, एक कॉन्सोनेंट कहलाता है। कॉन्सोनेंट समझ करके क्या लगेंगे, इससे पहले ए ले लेंगे। अगर विंडो, WINDO, विंडो मतलब खिड़की, ये देखिए यहाँ डब्ल्यू लास्ट में है तो क्या बनेगा, ये क्या कहलाएगा, ये वोवेल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट लेटर कहलाएगा। तो आप कहेगा सर तो इसमें क्या लगेगा, सब में ए लगेगा। हमारे गुरुजी जब हम पढ़ते थे बचपन में 8, 9, 10th में, तो हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा ऐसा करो ना, सेमी वोवेल को रट लो कि इसमें ए लगेगा। हम कहते थे का है, जब दूगो को हम रटे नहीं है, वोवेल कॉन्सोनेंट को जब समझ के बना सकते तो इसको भी समझ के बना सकते हैं ना। आप इसी तरह से समझिए, बोलिए तो वॉच, 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 वॉच कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसलिए ए लगा। आप बोलिए तो याक, 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 वाई ए के याक, तो याक, वाई ए के याक आ रहा ना मुंह से, इसलिए ए लगेगा। यानी जिस वर्ड का पहला लेटर अगर डब्ल्यू और वाई में से कोई रहेगा तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, और वही वर्ड अगर कोई वर्ड जिसका अंतिम लेटर डब्ल्यू और वाई से रहेगा तो वो वोवेल कहलाएगा। लेकिन उससे पहले जो आर्टिकल लगेगा ए और एन में से, वो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ
ए लगेगा। क्या लगेगा? ए। क्यों लगेगा? क्योंकि उसको जो साउंड जो निकालिएगा वो आपको यहाँ से बनेगा, न कि यहाँ से बनेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ तक में कोई दिक्कत है बुआ? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कीजिए, आप लोग भी पानी थोड़ा सा पी लीजिए, मेरा भी खत्म हो गया, मंगा रहे हैं। और आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मेरा तो दिल करता है कि आगे पढ़ा दूं, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछूं कि मैं कैसे पढ़ाऊं, तो आप समय दोगे तभी तो पढ़ाऊंगा। मेरे पास तो समय है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। पढ़ने और पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है, आपको भी मज़ा लेना होगा, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए। एक मैं बताता हूँ आपको, YouTube की दुनिया में क्या होता है, कितना लोग बोलते हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाइएगा ना तो बड़ा लोग देखेगा। मुझे देखने से मतलब नहीं है, मुझे दिखाने से मतलब नहीं है, मुझे लाइक सब्सक्राइब से कोई मायने मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छा लगेगा, सीखने को मिले, अच्छा तो सब कुछ लगता है। जब हम बच्चा में थे ना, तो शनिवार के शनिवार FM पे वो गाना आता था, रामौल बालिका, उसमें वो प्रचार आता था, ए शेरा गोल तो कहता था बाबुआ अरे का पूछा तो है, तो बोलता था बाबा ना पता है, इस शेरा गोल के गंजी जंगिया खोज रहा है। ठीक है, तो जब कुछ भी बोलता रहता तो लोग समझ जाता है। लेकिन दिक्कत है कि टीचर क्या पढ़ाता है उस पर ध्यान देना चाहिए, कैसा पढ़ाता है वो बाद में ध्यान दीजिए। कोई भी टीचर बेहतर ही पढ़ाता हो, अगर वो आपके सामने समझा रहा है तो जरूर है कि आपको समझ में आएगा। लेकिन दिक्कत है समझना नहीं, दिक्कत होता है क्या पढ़ा रहा है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। वो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण की चीज़ है, उस पर ध्यान दीजिए। तो अगर बुआ कुछ टॉपिक होता है ना, जो अगर पार्ट बाय पार्ट बांट देंगे ना छोटा छोटा वीडियो में, तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। आप हेमा मालिनी के फिल्म की तरीके से देख तो लोगे, मेरा लाइक सब्सक्राइब व्यूअर बढ़ जाएगा, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जिसको थोड़ा वीडियो लंबा ही हो कोई दिक्कत ना है, लेकिन थोड़ा सा एक ही साथ पढ़ लेते हैं तो आपको सीखने को मिलेगा, आपको नोट्स बनाने का मदद मिलेगा, मज़ा आएगा। कोई चीज़ सीखे हैं वो चीज़ आपके अंदर दिल में महसूस होगा कि हाँ आज मैं कुछ सीखा हूँ। इसलिए मेरे शेरनी आप वक्त दो, मेरे साथ बने रहो, मैं आपको आगे का चीज़ भी सिखा रहा हूँ। चलिए अब आपसे सीख रहा हूँ, हम लोग सिखा रहा हूँ। क्या रहे आप लोग, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे बाबा साहब अम्बेडकर को कौन थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहे थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसीलिए पढ़ाई में टाइम मत देखो, पढ़ाई में टाइम मत देखो। साली से मजाक करने में, गर्लफ्रेंड से मजाक करने में टाइम देखते हो, कैसे गोदी में बैठा के बाबू सोना करते करते 2 घंटा कैसे बीत जाता है सो पता नहीं चलता। पढ़ने में माथा दुखाएगा तो समझ जाओ कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपनी रिजल्ट से बहुत कोसों दूर भाग रहे हो। इसीलिए भाई आपसे विनती है, मेरे साथ बने रहो। मैं चाहूँगा अगर मैं अपने फायदे के लिए सोचता, लाइक सब्सक्राइब व्यूअर के लिए, तो मैं वीडियो को स्किप कर देता, मतलब अलग अलग वीडियो पार्ट बाय पार्ट बना देता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं लंबा ले रहा हूँ। आप पढ़िएगा जरूर, ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा और है। अब बने रहे कॉपी किताब लेकर के, डन। पढ़ें, एक बार प्रेम से बोलिए जय हिंद। पढ़िए, चलो पढ़ते हैं हम लोग। चलो शेरनी, आज से मैं आपका नाम, पहले से मैं आपको क्या नाम रखा था, दिलफेक आशिक। आज से मैं आपका नाम रखूंगा, क्या नाम रखूंगा, मेरे शेरनी। ठीक है, मेरा नाम जान के क्या कीजिएगा, धीरे धीरे जानिए जाइएगा। चलिए पढ़ते हैं बउआरे। तब अल्फ़ाबेट लेटर सब तक पढ़ लिए, अब क्या पढ़ते हैं, वर्ड पढ़ते हैं। यानी कि ये क्या है बुआ, कलम है। ये क्या है, कलम है। ये क्या है, पेन है। इसको पढ़ने के लिए अक्षर पढ़ना पड़ा है, तो अक्षर तो पढ़ लिया आपने। अब ये क्या है, कलम है। ये क्या बन गया, शब्द बन गया। क्या बन गया बुआ, शब्द। ये क्या है बुआ रे, वर्ड है। क्या है, वर्ड है। तो अब जब अक्षर पढ़ लिया तो क्या क्या पढ़ना चाहिए हम लोग को, वर्ड पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, वर्ड पढ़ना चाहिए। क्या पढ़े बुआ रे, वर्ड, शब्द। क्या पढ़े, शब्द। अब मैं आपको बताता हूं कि शब्द कैसे पढ़िएगा, शब्द कैसे बनता है। एक बात ध्यान रखना मेरे शेरनी दिलफेक आशिक, एक लेटर हो या एक से अधिक लेटर हो, एक लेटर हो या एक से अधिक लेटर हो, अगर वो सही अर्थ देगा, वास्तविक अर्थ देगा, तो वह लेटर वर्ड कहलाएगा, अन्यथा वह वर्ड मीनिंग नहीं कहलाएगा। आपके घर में कोई ना कोई डिक्शनरी होगा, उस डिक्शनरी को खोल के देखिए तो पहला वर्ड मीनिंग मिलेगा ए मतलब एक। ए मतलब एक। ये कितने लेटर हैं, एक लेटर है, लेकिन इससे एक ओरिजिनल सही अर्थ मिलता है, बनता है, तो ये एक वर्ड कहलाया। क्या कहलाया, एक वर्ड कहलाया। लेकिन एक, वही मैंने बोला, एक लेटर हो, एक लेटर, 1 लेटर हो या प्लस
मोर देन वन हो, मोर देन वन हो, यानी कि एक लेटर हो, अगर सही अर्थ देता है तो वर्ड मीनिंग कहलाएगा। एक अर्थ से आप जैसे समझिए, अब ऐसे समझिए, मान लीजिए पेन है, क्या है वो, अरे पेन, पेन मतलब कलम, कलम। अब इसी को हम बोल देते हैं ENP, तो एक लेटर है और एक से अधिक लेटर है, एक साथ तो आया, गौर से सुना, एक लेटर हो या एक से अधिक लेटर हो, अगर वो सही अर्थ देगा तो वर्ड मीनिंग कहलाएगा, अन्यथा वो वर्ड मीनिंग नहीं कहलाएगा। यहाँ पे एक लेटर था, सही वर्ड दिया तो ये वर्ड कहलाएगा। यहाँ पर देखो NENP, एक से अधिक लेटर है, एक साथ है, क्या इसको आप कलम बोलोगे? नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि ये कोई ओरिजिनल वर्ड नहीं है, ये सही अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए वर्ड मीनिंग नहीं हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर एक से अधिक लेटर है, एक साथ भी है, और दूसरा ऑप्शन है किसका सही अर्थ क्या है? कलम। क्या है? कलम। पेन मतलब कलम, तो ये क्या बना? ये वर्ड बना। अब ध्यान हो गया? हाँ, यानी रे बुआ एक लेटर हो, एक से अधिक लेटर हो, अगर वह सही अर्थ देगा, वास्तविक अर्थ देगा, तो वह वर्ड मीनिंग कहलाएगा, वरना वह वर्ड मीनिंग नहीं कहलाएगा। समझ में आया मेरे शेर? चलो थोड़ा सा तुम लोग भी पानी पी न लो, हम भी पी लेते हैं, गला सूख जाता है ना। और बताओ मेरे शेरनी लोग, कल रक्षाबंधन में आप लोग के भाई लोग क्या दिया? कितना पैसा सब पड़ा? पता है, हम जब बचपन में रक्षाबंधन बनाते ना तो 20 रुपया देते थे, छुटकिनमा रहते थे तैयार, आप फिर शाम में रो करके ले लेते थे, ठीक है ना? तो लोग भी करता है क्या? चलो गौर से पढ़ो। बोरे तो वर्ड मीनिंग तो जान गए, वर्ड कैसे बना। अब वर्ड के बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे बोरे? सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस बोरे सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ने के लिए एक बात मैं आपको बताऊं, सेंटेंस पढ़ने से पहले, चलिए कोई बात नहीं, सेंटेंस से पहले पढ़ लेते हैं। कोई बच्चा सोचता है कि सर कम से कम यहाँ से शुरू हो करके यहाँ तक जाए या फुल स्टॉप लग जाए तो एक सेंटेंस हो जाता है, एक वाक्य हो जाता है। दुर्बुर्बक, ऐसा बात नहीं है। एक वर्ड हो या एक से अधिक वर्ड हो, अगर एक साथ ग्रुप में रहेगा और वह सही अर्थ देगा तो वह वर्ड मीनिंग कहला, वह सेंटेंस वाक्य कहलाएगा, अन्यथा वह सेंटेंस वाक्य नहीं कहलाएगा। गौर से सुनो, एक वर्ड हो या एक से अधिक वर्ड हो, एक साथ रहेगा, ग्रुप में रहेगा और वह सही अर्थ देगा तो वह का सेंटेंस कहलाएगा, वह वाक्य कहलाएगा, अन्यथा वह वाक्य नहीं कहलाएगा। गौर से समझ में आया? आप जैसे सुनो, गौर से समझ रहे बुआ, मैंने बोला क्या, चाहे एक ही वर्ड क्यों ना हो या एक से अधिक वर्ड हो, साथ में रहेगा, सही अर्थ देगा तो वह सेंटेंस कहलाएगा, अन्यथा वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो जरा गौर से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि गो, गो, तो इसको आप क्या कहोगे? वर्ड है। क्या कहोगे? वर्ड है। जी हाँ, वर्ड है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अगर गो पर फुल स्टॉप डाल दे तो अब ये सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। कोई आपसे पूछ सकता है, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट छुपा दिया गया आपको, ठीक है? मान लीजिए हम ऑफिस में बैठे, कोई बच्चा आया, नोट्स चेक करा दिया, हम बोलेंगे जाओ, तो किसको बोले जाओ? जो कॉपी चेक करा है उसको बोले जाओ। थोड़ा सा समझ में अपने आप आ जाएगा। यही बात ध्यान में रखना है। तो अगर फुल स्टॉप लगा है तो ये सेंटेंस कहलाएगा, नहीं लगा है तो क्या कहलाएगा? वर्ड मीनिंग कहलाएगा। आप समझ में आया? यानी एक वर्ड ही है लेकिन सेंटेंस हो गया। अब एक से अधिक वर्ड रहेगा, अगर वो सही अर्थ देगा तो वह सेंटेंस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कहते हैं आई रीड, आई रीड, ये सेंटेंस है कि नहीं है? तुम लोगों से मैं पूछ रहा हूं, मेरे शेर जवाब दो, मेरे दिल फेंका से आपसे मैं पूछ रहा हूं, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, आई रीड, मैं पढ़ता हूं, क्या ये सेंटेंस है या नहीं है? यस या नो? कमेंट करके बताइएगा, यस या नो। बाबू रे, आप लोग अगर जवाब ये दोगे कि सर इसका सेंटेंस है या सेंटेंस है या एक सेंटेंस नहीं है, क्या है बुआ? या एक सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस नहीं है, एक क्लॉज है। क्या है? क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है भाग, एगो पार्ट, आगे चल के पढ़ेंगे। आप कहेगा सर ये सेंटेंस क्यों नहीं है? रे बुआ, आप हमसे पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, हम बोलेंगे जा रहा हूँ। आपको क्या पता चलेगा कहाँ जा रहा हूँ? अगर आपके सामने में आपके बच्चे किताब खोल करके ऐसे रख रहा है, आप पूछेगा क्या कर रहे हो, वो बोलेगा मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ता आपको पता चला? नहीं। अगर आप कान में हेडफोन लगा करके गाना सुन रहे हैं
ठीक है। और हम आपसे पूछेंगे क्या सुन रहे हैं, तो आप कहेगा मैं सुन रहा हूँ। हमको क्या पता कि आप क्या सुन रहे हो? आप अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज़ सुन रहे हो, क्या आप अपने गाना सुन रहे हो, भोजपुरी गाना सुन रहे हो कि हिंदी गाना सुन रहे हो कि कोई और अंग्रेजी गाना सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? हमको कुछ पता चलेगा? या तुम किसी से बात कर रहे हो? नहीं ना, नहीं ना। वही बात होता है, जब तक आपको पूरा चीज़ पता नहीं चला तब तक आप नहीं बता सकते कि वो सेंटेंस हुआ, क्योंकि पूरा अर्थ पता कहाँ चला। अगर आप मुझे कहेंगे क्या कर रहे हैं, हम कहेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको पता चला कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ? नहीं। जब मैं बोलूँगा कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तब आपको पता चला कि एक इंग्लिश है, अब वह सेंटेंस कहलाएगा। अगर आप इसी को बदल के आई रीड इंग्लिश कर देते तो एक सेंटेंस कहला जाता। क्या कहलाता? एक सेंटेंस कहलाता। क्या कहलाता? या एक सेंटेंस कहलाता। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं आपको बताऊं, अगर रूल तरीके से कॉन्सेप्ट पर अगर चलिएगा तो न, ये भी एक सेंटेंस नहीं है। पता है क्यों? क्यों सेंटेंस नहीं है, जरा गौर से समझना। सेंटेंस पढ़ने के लिए जब हम आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। कभी आपने सोचा है टेंस का नाम टाइम एंड टेंस क्यों पढ़ा? फिर से सुनना मैंने क्या बोला। कभी आपने ये बात सोचा है कि टेंस का नाम टाइम एंड टेंस क्यों पढ़ा? टेंस का नाम टाइम एंड टेंस इसलिए पढ़ा क्योंकि वहां में सबसे बड़ी बात होती है टाइम। क्या पढ़नी है? टाइम। पूरे टेंस में टाइम ही पढ़ना है। और दुनिया में कोई भी चीज समय ही सब कुछ करवाता है। वो हम जब टेंस पढ़ाएंगे ना तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसको आप सेंटेंस मान लीजिए, मान सकते हैं, लेकिन अभी भी ये सेंटेंस है नहीं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं पता चल रहा है। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए मान सकते हैं कि ये ये क्या है? सेंटेंस है। तो देखिए, इसमें पता नहीं चला कि क्या पढ़ता है, इसमें पता चल गया। यानी इसमें पूरा पता चल रहा है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। पूरा पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये सेंटेंस कहलाया। इसमें पता नहीं चला था, एक सेंटेंस नहीं कहलाया। तो आप लोग बचपन से क्या पढ़े थे कि इतना बड़ा सेंटेंस लिखा रहेगा और वो चीज इतना बड़ा लाइन लिखा रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात? धराशायी हो गया ना। तो कहेगा सर ये गलत है, बुक में तो लिखा है। हमने बोला क्या? सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है। अच्छा, आप लोग बस पर चले हो, बस जिस पर आप गांव जाते होगा, देखिएगा ड्राइवर की तरफ चालक लिखा होता है, कंडक्टर की तरफ से उपचालक लिखा होता है। समझ रहे मेरी बात? तो चालक और उपचालक में यही अंतर होता है। तो ये उपचालक है, ये जो है क्लॉज उपचालक, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल समझिए ये सेंटेंस होंगे। आप कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक और होता है बुआ वर्ड मीनिंग के तरीके से, फ्रेज होता है। क्या होता है? फ्रेज। एक फ्रेज भी होता है, मुहावरा। उसको कैसे समझोगे? वो भी एक वर्ड की तरह होता है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वह एक अलग होता है। आप लोग जब +2 पास किए होंगे ना, तो आपको आपके गुरुजी नोट्स दिए होंगे इडियम्स फ्रेज। +2 के एग्जाम में 3 नंबर का इडियम्स फ्रेज पूछता है ना, तो आपको एग्जाम के समय में एक नोट्स बना के दिए होंगे और बोला होगा इसको रट लेना बेटा, इसी में से पूछेगा। एक बात बताओ आपको, उसमें से अगर पूछ दिया तब तो ठीक है, और पूछे ना पूछे उससे कोई मतलब नहीं। भविष्य में अगर आप इंग्लिश के किताब पढ़ोगे, मैगजीन वगैरह पढ़ोगे, नॉवेल्स वगैरह पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इडियम्स फ्रेज है? क्या लगता है आपको +2 वाला टीचर जो नोट्स दिया है, क्या पूरा लगभग जितना आपके जीवन में काम आएगा सब वैसी 2-4 पेज में इडियम्स फ्रेज रहेगा पूरा? क्या नहीं ना। तो याद करने से पहले अच्छा होगा कि आप उसे समझ लीजिए कि कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ड जो होता है सिंगल वर्ड का होता है, लेकिन इडियम्स फ्रेज जो होता है ये सिंगल वर्ड नहीं होता, ये डबल होता है। आप जैसे एक बात बताइए, लुक मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। आफ्टर का मतलब क्या होता है बउआ? के बाद। लेकिन उसी को अगर एक साथ कर दीजिएगा, लुक आफ्टर, तो क्या बन जाता है? देखभाल करना। क्या बन जाता है? देखभाल करना। देखिए, जब अलग अलग था तो सबका दोनों का अपना अपना मतलब था, एक साथ जब आ गया तो इसका अपना मतलब बन गया। वो वर्ड मीनिंग का मतलब लिया नहीं, इडियम्स फ्रेज का अपना अलग मतलब बनता है, वही होता है इडियम्स फ्रेज। याद रखिएगा, इडियम्स फ्रेज कभी भी सिंगल वर्ड का नहीं आ सकता है, कभी भी सिंगल वर्ड है नहीं, ऑल इन ऑल सिंगल वर्ड है नहीं ना। तो इसीलिए इडियम्स फ्रेज कहलाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस के, इतना नोट कर लीजिए, समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए मेरे शेर, थके नहीं ना आप लोग?
मुझे विश्वास है आप नहीं थकेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए। अरे कभी भी कोचिंग में जाते हो पढ़ने के लिए तो 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती है ना, उसी तरीके से इसमें भी पढ़िए। थोड़ा सा बुआ, थोड़ा सा है, बड़ा मजा आएगा, पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस। बउआ रे कोई भी चीज़ टेंस शुरू करने से पहले आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा, और बेसिक में अगर बेसिक के साथ साथ अगर सेंटेंस का ज्ञान नहीं होगा तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगा सेंटेंस का वो आज मैं बताऊंगा। ठीक है मेरे शेर शेरनी दिलफे का सीख, जरा पढ़ो। चलो गौर से सुनो रे बुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस। आप कहेंगे सर अब ये तो बताए थे सेंटेंस, तो मार दे वो सेंटेंस तो पहचानना सिखलाए थे। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस में क्या होता है। आप सुन बुआ, सेंटेंस को 2 भाग में तोड़ा जाता है। कितने भाग में? 2 भाग में। आपके टीचर पढ़ाया होगा सेंटेंस का प्रकार, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, पर है ना वो एक भाग है, वो क्या है, प्रकार है, काइंड्स है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट। पार्ट मतलब भाग। क्या होता है? भाग। एक बात ध्यान रखना, अगर लिखावट चेंज है तो उसका ओरिजिनल मतलब कुछ ना कुछ होगा। जिस तरह से पढ़ना और सीखना, आप लोग से मैं पूछूंगा तो आप कहेगा एक ही बात है लेकिन अलग है। शिक्षा और ज्ञान आप कहेगा दोनों एक ही है लेकिन दोनों में अलग है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो बुआ रे, सेंटेंस को 2 भाग में बांटा जाता है, एक सब्जेक्ट के तौर पर और एक प्रेडिकेट के तौर पर। एक सब्जेक्ट के तौर पर और एक प्रेडिकेट के तौर पर। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं बोलूं आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, तो आपको पता एक सेंटेंस है। सेंटेंस में मैंने क्या बोला, 2 पार्ट होता है। तो एक पार्ट हो गया सब्जेक्ट, क्या पता चला, एक पार्ट कौन हो गया, सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट के अलावा जो टोटल बच गया इसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। आपको कोई बच्चा पूछेगा कि यार एक बात बताओ, एक लेटर को तू सब्जेक्ट बना लिया, अब बाकी को प्रेडिकेट कर देना, तो कहना एक बात बताओ तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो बोलेगा ना 5 को 10 हो, तो कहेगा तुम अपने परिवार को परिवारों कहते हो कि परिवार कहते हो, तो परिवार कहते हो। तो वही बात है, हड़बड़ाओ मत यार। अब इसका भाग आगे तोड़ेंगे मेरे शेर, आगे तोड़ेंगे। अभी सुना, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़ करके जितना बच जाता है टोटल का टोटल क्या बन जाता है, प्रेडिकेट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रेडिकेट बन जाता है। समझ में आया? तो अब सोचते हैं अब इंग्लिश के दुनिया में कैसे सब्जेक्ट आएगा। अब एक बात बताओ, इसी तरीके से अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। बुआ रे ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कल न्यूज़पेपर पढ़ें, मान लीजिए ये न्यूज़पेपर है, क्या है, मान लीजिए न्यूज़पेपर है, किताब है, मैगजीन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके रंग रूप से, क्योंकि अक्षर का कोई रंग है नहीं है। मान लीजिए तुम कल दुर्गा पूजा में घर जाओगे और तुम अपने गांव से जब दुर्गा पूजा देखने जाओगे दोस्तों के साथ, तुम्हारी बगल वाली चाची कहेगी रे बेटा मेरा रबिया बेटा को भेज देना। अब तुम सब दिन शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हो, तुम आजकल के लड़का को पहचानवे नहीं करते हो ढंग से, तो कैसे पहचानोगे? तो तुम अपने दोस्तों के साथ जाओगे तो तुम्हारा दोस्त क्या कहेगा, रे रबिया तो एकदम बर्बाद हो गया, बड़ी शराबी नटंकी कर रहा है, मतलब लफुआ हो गया, लफंगर हो गया। जब आप मेला में जाओगे और जब जलेबी खा रहे होगे तो उधर से 3 वो लड़का आता होगा सिगरेट पीते हुए, ऐसे ऐसे एकदम धुकते आ रहा होगा, शर्ट का बटन पूरा खोला होगा, एकदम लफंगर की तरह आता होगा। तो आपको दिमाग में लग गया कि है हमारा दोस्त बोला लफुआ हो गया है रबिया, तो इसका मतलब है यही लड़का होगा। तो आप बोलेगा ना रे रवि, अगर रवि होगा तो पलट के देखेगा, तो बोल देना तुम्हारी मम्मी बुला रही थी, नहीं होगा तो नहीं पलटेगा। यानी एक पहचान आपको मिल गई थी ना, एक पहचान आपको मिला था ना कि रवि का पहचान क्या है। उस तरह से भीड़ में, क्योंकि दुर्गा पूजा के भीड़ में तो लाखों लोग होते हैं, उसको पहचानने के लिए एक पहचान मिल गया। लेकिन इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इतने बड़ा में कैसे पहचानोगे कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कॉम्प्लीमेंट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, कैसे पहचानोगे? क्या उसको बोलोगे रे सब्जेक्ट सुनता, रे सब्जेक्ट सुनता, तो क्या ये बोलोगे तो क्या ये निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। इसी के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा पहचान के तौर पे। यानी और दूसरा ऑप्शन किसका, रंग भी तो नहीं है, लाल पीला हरा काला
अगर वो भी रंग होता तो डिसाइड करते थे कि लाल वाला रंग वाला जो रहेगा वो फलाना होगा, पीला वाला फलाना होगा। ऐसा भी तो नहीं है। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा। सुन रहे बुआ, क्या पढ़ना है जरा गौर से समझना। गौर से समझने की जरूरत ये है कि सब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं सिर्फ समझते। पहला होता है नाउन सब्जेक्ट। क्या होता है बोले? नाउन सब्जेक्ट। क्या होता है? नाउन सब्जेक्ट। नाउन किसे कहते हैं सोच समझिए। नाउन आप पढ़े होंगे किताब में, किसी व्यक्ति वस्तु जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, इस सब का। मैं कहता हूँ भूल जाओ। मैं कहता हूँ जिसको नाउन ऐसे याद करो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे हम आपको अभी देख रहे हैं, देख सकते हैं। जिसको हम छू सकते हैं, जैसे हम बोर्ड को छू सकते हैं, घड़ी को छू सकते हैं, दीवार को छू सकते हैं। जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा नाउन हो। जैसे तू लोग प्यार कर रहा होगा तो क्या कहता, तुम किसी को बोलता होगा जाने मन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे जाने मन अगर तुमसे पूछ दे कि तुम कितना प्यार करते हो तो तुम जवाब दे पाओगे कि क्या किलो प्यार करते हो, 1 kg की, 2 kg की, 4 kg? नहीं ना जवाब दे पाओगे। इसीलिए क्यों नहीं? क्योंकि उसको वजन नहीं किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है दिल से। उसको छुआ नहीं जाता। प्यार को छुआ जाता है कि कैसा है, मोटा है कि पतला है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, नहीं ना। उसको देखा जाता है नहीं, उसको महसूस किया जाता है। यानी नाम किसे कहते हैं? यानी जिसको आप देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, जिसको फीलिंग कर सकते हो, उसको नाउन कहते हैं। नाम है, उसका कोई ना कोई नाम है तो नाम है तो नाउन कहते हैं। तो नाउन सब्जेक्ट हो गया। दूसरा होता है प्रोनाउन सब्जेक्ट। प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होता है बोल रहे? प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होता है? प्रोनाउन सब्जेक्ट। प्रो मतलब पहले, नाउन मतलब नाम से पहले, यानी नाम के पहले। यहाँ पर पढ़ेंगे नाम के पहले भी होता है और नाम के बदले में भी होता है। क्या? प्रो मतलब के बदले। आप मान लीजिए हम घर पर बैठे हैं, आप घर पर बैठे हैं, कोई व्यक्ति आएगा आपसे पूछेगा बुआ पापा कहाँ हैं? आप कहेगा पापा जी तो मार्केट चले गए। तो कहेंगे वो सीट बड़ा जरूरी था हो बुआ, बड़ा जरूरी है मिलना। आप कहेंगे कि अंकल शाम में आके मिल लीजिएगा, पापा मार्केट से आ जाएंगे 2 बजे तक। तो व्यक्ति क्या बोलेगा? बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कहेगा? आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको बोल दूंगा। देखिए गौर से, वो व्यक्ति ने आपके पापा का नाम लिया कि फलाना ना कहाँ है, आपके पिताजी के नाम लिया। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम कुछ भी, क्या नाम है? राम जी। तो आपके पिताजी का नाम राम है तो क्या बोलेगा? मुझे राम जी से मिलना है। तो आप क्या बोले? आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगा। यानी वो यूज किया नाम, लेकिन आप क्या किए? उन नाम के बदले में आप मुझे, उनको, ये शब्द आपने बोला ना। तो नाम के बदले में जो बोला जाता है वही होता है प्रोनाउन। ठीक है। तीसरा होता है बोले नाउन अंडरस्टूड सब्जेक्ट। नाउन अंडरस्टूड सब्जेक्ट। ये नाउन अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होता है बुआ? तो नाउन अंडरस्टूड होता है जो नाउन की तरह समझे जाने वाले। और भी एक नाम होता है लेकिन किसी पार्टिकुलर का नाम नहीं होता है। जैसे आप कभी सुने होंगे, इसका एग्जाम्पल अगर लिखना हो, तो ऐसे लिखेंगे द पुअर, द रीच, द अमेरिकन, द जापानीज, द भूटान, जो भी द चाइनीज, ये सब जो लगा होता है, ये सब क्या कहता है? नाउन अंडरस्टूड। जब हम कहेंगे द पुअर, गरीब लोग, तो किसको बोले? मैं अपने बारे में बोला गरीब, आपको बोला गरीब, किसी का मैं नाम लिया नहीं, पूरे गरीब लोगों की बात हो गई। तो पूरे गरीब लोगों की बात होगी तो गरीब कौन होगा? कोई ना कोई व्यक्ति ही तो होगा। जो अगर जो व्यक्ति गरीब, जो भी कोई गरीब होगा उसका कोई ना कोई नाम तो होगा ना। तो वही होता है नाउन अंडरस्टूड। आप कहेंगे द चाइनीज, द अमेरिकन, द इंडियन, तो इंडियन बोलिएगा तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, उसका कोई ना कोई तो नाम होगा ना। यानी ये नाम की तरह यूज किया गया, इसीलिए क्या कहलाएगा? नाउन अंडरस्टूड सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? नाउन अंडरस्टूड सब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखना रबुआ, कितना लोग आपको यह भी बताएगा कि द पुअर कहने से पूरे ब्रह्मांड का गरीब लोग हो जाता है। नहीं, मान लीजिए कि हम और आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं और गरीब आदमी हैं, तो जानते होंगे पुलिस वाला आकर के ज़मीन को छीनने लगता है। मान लीजिए सरकारी ज़मीन में घर बना लिए हैं तो छीनने लगता है, जेसीबी लाता है, बुलडोजर चढ़ा देता है। अमीरों के घर को नहीं तोड़ता, हम गरीबों को। तो मान लीजिए हम लोग, आप लोग जो 2-4 लोग पढ़े लिखे होंगे उस मोहल्ला में, तो क्या कहेंगे? हे गुरुजी, हे दरोगा साहब, हमारा घर ना तोड़िए दरोगा साहब, गरीब आदमी हम कहाँ से घर बनाएंगे? फिर हम बना लेते हैं, टाइम दीजिए तो फिर तोड़ दीजिएगा। क्या वो मानेगा?
नहीं मानेगा। तो वहाँ जब बोले कि गरीब लोग, हे हम गरीब लोग हैं, घर नहीं तोड़िए, तो वहाँ आप अपने घर के बारे में बोल रहे थे कि अपने पूरे मोहल्ला के घर के बारे में बोल रहे थे? अपने पूरे मोहल्ला के बारे में बोल रहे हैं। तो वहाँ पर द पुअर से मतलब हुआ कि जहाँ पर आप बोल रहे हैं ना, उस कॉलोनी उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सीधा बोलिएगा पुअर, है ना, द को हटा दीजिएगा, जब इस द को हटा दीजिएगा तो पूरे ब्रह्मांड का हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब समझ में आया? ये बात ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन है बुआ कि ये दोनों में देखो, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लीजिएगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। और अगर नाउन अंडरस्टूड की बात है तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये हमेशा, ये क्या होता है? हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? यह सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल रहता है। तो इसके साथ हमेशा वर्ब क्या लेना? प्लूरल वर्ब लेना। समझ रहे हैं मेरी बात? इसके साथ क्या लेना? प्लूरल वर्ब लेना। और एक और बात ध्यान रखना, इसके साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। जैसे द पुअर्स फैमिली, द पुअर्स फैमिली, गलत, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होता है। क्या होता है बुआ? ये अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होता है। क्या होगा? द फैमिली ऑफ पुअर। क्या होगा? द फैमिली ऑफ पुअर। नीचे दिखेगा द फैमिली ऑफ पुअर, यानी गरीबों का परिवार। क्या कहलाएगा? गरीबों का परिवार। यानी कि इसके साथ नाउन अंडरस्टूड सब्जेक्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं लगता। ध्यान, यहाँ से सवाल पूछेगा आपको, कॉमन एरर में आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया रे बुआ? समझ रहे मेरी बात? तो आगे भी पढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। आप नोट कर लिए? अब अगला पॉइंट है, जगह नहीं इसलिए मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउन अंडरस्टूड सब्जेक्ट के अलावा आपको चौथा पॉइंट अगला पढ़ना है, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट। क्या पढ़ना है? इन्फिनिटिव सब्जेक्ट। क्या पढ़ना बुआ रे? इन्फिनिटिव सब्जेक्ट। ये क्या होता है? तो आप देखते होइएगा, बुक में लिखा होगा 2 + V1। 2 + V1 से अगर शुरू रहेगा तो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ये तो अभी डिस्कस पॉइंट दे रहे हैं, इन्फिनिटिव चैप्टर आगे पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या रहता है बुआ? जैसे टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, यानी कि टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? क्या है? अच्छा है। तो बताइए, टू वॉक, ये टू क्या है? इन्फिनिटिव V1, तो 2 + V1 मतलब इन्फिनिटिव सब्जेक्ट हो गया। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, आप हर क्या लिए? सिंगुलर। अगर इसी में टू वॉक एंड रन कर देते, यानी 2 सब्जेक्ट जोड़ देते, तो क्या होता? यहाँ प्लूरल हो जाता। ठीक है से मेरे सेठ, कोई बात नहीं है, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पढ़ते रहिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यानी इन्फिनिटिव सब्जेक्ट हो गया, 2 से रहता है। इस तरह से आप किताब पढ़ेगा तो ऐसा आता रहता है। ठीक है, इस तरह से पहचान लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आता है बुआ, जिरंड सब्जेक्ट। जिरंड सब्जेक्ट क्या होता है? इसका बारे में पढ़ेगा तो ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जुटा होता है, जिसको आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते रहते हो। नहीं, ING फॉर्म। यानी कि जैसे एक क्वेश्चन हो गया, जैसे क्वेश्चन लिखते हो ना, आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश। ये रीडिंग क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है, लेकिन अगर यही वर्ड मीनिंग को पहले सब्जेक्ट के तौर पर यूज करके चलेंगे तो क्या कहलाएगा? ये नाउन कहलाएगा। ये अभी वर्ब है, मेन वर्ब है, बाद में जब सब्जेक्ट से शुरू हो जाएगा सेंटेंस में तो ये नाउन कहलाएगा और जिरंड सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कहेंगे रीडिंग या वॉकिंग, सेम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ये समझने में दिक्कत नहीं रहेगा। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। समझ रहे हैं? और इसी जगह पर अगर 2 का रहेगा सब्जेक्ट, वॉकिंग एंड रनिंग, तो क्या होगा? वर्ब प्लूरल ले लेंगे। क्या ले लेंगे बुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर अकेला सब्जेक्ट था, वर्ब सिंगुलर ले लिए। सब्जेक्ट 2 को प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल ले लिए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये हो गया इन्फिनिटिव सब्जेक्ट, ये हुआ जिरंड सब्जेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट लेके चलते हैं,
डरिए मत, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। आज आपको इंग्लिश का बेसिक 0 से लेकर के हीरो तक, एडवांस तक पूरे बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तब आगे चल के कोई भी चैप्टर को शुरुआत कीजिएगा ना तो बहुत आसान पड़ेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग प्रेडिकेट के साथ आएंगे बहुत जल्द, ठीक है। एक सब्जेक्ट और है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग प्रेडिकेट के साइड आएंगे। जरा गौर करना बउआ, एक होता है फ्रेजल सब्जेक्ट। क्या होता है? फ्रेजल सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना। एक क्या होता है? हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से अगर बना होता है तो फ्रेजल सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कैसे पढ़ना है मुझे मालूम है, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड आई नो, हाउ टू रीड आई नो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नो हाउ टू रीड। और ऐसे भी आप लिख सकते हो, कैसे पढ़ना है मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कैसे पढ़ना है। अब इस हाउ के जगह पर WH वर्ड बदल सकता है, क्या पढ़ना है मुझे मालूम है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है मुझे मालूम है, तो उसके अनुसार यहाँ पर बदल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट और पढ़ना है रे बुआ, इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं 3 सब्जेक्ट और, एक क्या होता है? एक होता है सिंगल सब्जेक्ट। क्या होता है बुआ रे? सिंगल सब्जेक्ट। ये भी जरा पढ़िए लीजिए साथ साथ, कभी कभी कोई पूछ देगा। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगल होगा वह सिंगल सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कहेंगे राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट, राम क्या एक विद्यार्थी है, सिंगल सब्जेक्ट। अब एक होता है कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो कंपाउंड क्या होता है रे बुआ? कंपाउंड में ये हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है तो इसको पढ़िए, जैसे कहेगा राम श्याम एंड रोहन आर, क्या बनेंगे? क्या है? स्टूडेंट्स। देखिए राम श्याम एंड रोहन, अगर इस तरीके से सब्जेक्ट रहे, सेंटेंस बना रहे तो क्या कहेगा? कंपाउंड। अब एक और होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये क्या बनता है बुआ? तो आप जैसे सुना होगा, द पीपल ऑफ विलेज आर पुअर, यानी गांव का जो लोग हैं, द पीपल ऑफ विलेज, गांव का जो लोग हैं वो क्या होते हैं? गरीब होते हैं। इस तरीके से अगर आपको सेंटेंस लिखा मिले तो समझ जाइएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वो इसलिए बता दिए ताकि आपको 2 चीज़ फायदा होगा कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन वगैरह पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो जब इस तरीके से लिखा रहेगा तो आपको पहचानने में मदद मिलेगा। दूसरी ऑप्शन इसका नामकरण भी आपको बता दिए कि नाम भी बताने में मदद मिलेगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आपको इधर कुछ नहीं पढ़ना है, अब इधर आते हैं प्रेडिकेट में। अब हम प्रेडिकेट के बारे में बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए मेरे शेर, थोड़ा सा। मैं भी चाहता ना तो छोटा छोटा वीडियो बना के 3-4 वीडियो बना देते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब व्यूअर बढ़ता है। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब से क्या फ़ायदा होगा जब पढ़ाई में ही नहीं समझ में आएगा। तो कुछ चीज़ होता है ना जो जुड़ा होता है, जो थोड़ा लंबा हो लेकिन एक साथ रहता तो समझ में ज़्यादा आएगा, पढ़ने का एक फ़ायदा होगा। समझ रहे हैं मेरे शेर? इसीलिए आगे हम पढ़ रहे हैं प्रेडिकेट। क्या पढ़ रहे हैं बुआ? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट बड़ा दिलचस्प है बुआ, बस एक ही बोर्ड में आप कंप्लीट हो जाएगा। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पढ़ना है। प्रेडिकेट में क्या क्या पढ़ना होता है? वर्ब। क्या पढ़ना है? वर्ब। दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ना है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या क्या पढ़ना है? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आप जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, वर्ब में कितने वर्ब पढ़ना है? तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे वर्ब का। क्या बनाएंगे? हेडिंग वर्ब का। बउआ रे सबसे पहले हेडिंग किसका बनाइए? वर्ब का। वर्ब में पढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ पढ़ना होगा, एक होता है स्टाइल। क्या होता है? स्टाइल। एक होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। स्टाइल को आप बी वर्ब भी कर सकते हो, एक्शन को मेन वर्ब भी कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो? बी वर्ब भी कर सकते हो, और इसको क्या कर सकते हो? मेन वर्ब
कह सकते हो। जरा एक बात बताना बुआ, बी वर्ब भी कई तरीके से होता है। बी वर्ब में भी क्या क्या पढ़ना है जरा गौर से समझना। इसी में आपको एक पोजीशन वाला पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? एक पोजीशन वाला आता है, एक बी वाला नियम आता है, जिसमें आपको में बी फॉर्म में क्या पढ़ना है? इज, एम, आर। क्या पढ़ना है? इज, एम, आर, वाज, वर। क्या पढ़ना है? इज, एम, आर, वाज, वर। दूसरा है पोजीशन, जिसमें अधिकार होता है। पोजीशन, अधिकार, जैसे इसमें क्या पढ़ना है? हैव, हैज, हैड। इसी में ना हैव, हैज, हैड पढ़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। और एक पढ़ना है माय डियर शेरनी, क्या पढ़ना है बताओ ना? एक्शन। इसमें क्या होता है? डू फॉर्म होता है। क्या होता है? डू फॉर्म होता है। इसी में ना आपको पढ़ना होता है डू फॉर्म में। डू, डज, डीड, है ना? डू, डज, डीड, यही ना पढ़ना है। एक और होता है रे बुआ, एक और हम आपको बता दूं, एक होता है मॉडल्स फॉर्म। क्या होता है? मॉडल्स फॉर्म। इतना होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, जिसमें आपने कैन, कुड, मस्ट, माइट आगे लिख देंगे। आगे पूरा समझते हैं। इसमें आगे इस सब का जब मॉडल्स पढ़ाएंगे तब तो टोटल लिखेंगे ही, ये सब पढ़ाएंगे तब टोटल तो लिखेंगे। अब कमाल की बात है, यानी स्टाइल में बी मतलब होना, यानी कुछ होने का बोध, कोई मेरे पास किसी पर अधिकार होने का। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये क्या है? होने का बोध है, बनने का बोध है। बी फॉर्म में होने बनने का बोध होता है। बी फॉर्म में क्या होगा? होने बनने का बोध हो गया। अब पोजीशन मतलब होता है अधिकार। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। ये मोबाइल पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। यानी हैव, हैज मतलब ये अधिकार वाला होता है। और डू, डज, डीड मतलब एक्शन फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। और एक बात मैं बताऊं, ये बी फॉर्म प्लस पोजीशन वाला प्लस एक्शन वाला, यानी डू, डज, डिड, ऐसे समझिए। बी फॉर्म प्लस हैव फॉर्म और प्लस डू फॉर्म, ये जो दोनों चीज़ है ना बुआ, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है और मेन वर्ब भी कहलाता है। ये जो तीनों हैं, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है, मेन वर्ब भी कहलाता है। कहिएगा सर कैसे पहचानेंगे? तो वो क्रिया हम आगे बताते हैं कि कैसे पहचानेंगे। ये आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के आधार पर चले जाइएगा। किसके आधार से? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के आधार पर पहचानिएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे हेल्पिंग, ये तीनों, ये भी मेन वर्ब कहलाता है, ये भी मेन वर्ब कहलाता है, ये भी मेन वर्ब कहलाता है, और ये तीनों की तीनों हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है। जरा गौर से मिटावें, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे। मान लीजिए मैं कहूँगा आई हैव अ पेन, बउआ ने पता है, अभी आप क्या कहोगे कि हैव, हैज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब कहोगे ना, लेकिन नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अभी मेन वर्ब है। कहिएगा सर कैसे? सुन लो। मान लीजिए कि अगर आप मेरे घर पर आओगे मुझसे मिलने के लिए, तो मेरे घर पर नीचे में जो होता है ना वॉचमैन होगा, और हम अपने बीवी बच्चे के साथ कहीं घूमने चले गए, शिमला चले गए, कहीं चले गए, और जब आप आइएगा तो जो वो मेरे घर के जो वॉचमैन होगा उससे पूछेगा कि हमको सर से मिलना है, तो क्या वो आपको अपने घर में आने देगा? नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि वो उस घर का मालिक उस समय वही है। यानी जब तक हम अपने घर में हम नहीं है, मैं नहीं हूँ, उस वक्त उस घर का मालिक कौन है? वही मेरा वॉचमैन। क्या आप कहेंगे कि मेरा सर का घर है कि मुझे जाने दीजिए, तो क्या वो जाने देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उस घर का मालिक अब हम नहीं है, वो है जो वॉचमैन है। और जब तक मैं उस घर में रहूँगा तब तक उस घर का मालिक मैं रहूँगा। उस घर का रक्षा करना, रखवाली करना, घर के अंदर का, वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। उसी तरीके से जब इस सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं है तो यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तौर पर काम करता है। यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तौर पर काम करता है। अब समझ में आया? जैसे कहेंगे आई हैव रिटेन, WRITTEN, रिटेन अ लेटर। आप बताओ यहाँ पर मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है, तो ये क्या कहलाएगा?
हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। समझ रहे मेरी बात? लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब नहीं था, इसलिए यही मेन वर्ब का काम किया है। अब समझ में आया? उसी तरीके से वो तीनों का तीनों अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होता है। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन वर्ब तो आप जानते हैं, खाना पीना पढ़ना लिखना ये सारा चीज़ होता है। अब वर्ब के बाद वो अरे बस अब 10 मिनट के अंदर क्लास हो जाएगा। अब होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हेडिंग बनाइए। ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से बांटिएगा? 2 तरीके से बांटिएगा। एक होता है, क्या होता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप कहेगा सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सरल तरीका बउआ रे, मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही गेव मी, और एक सेंटेंस है ही गेव अ पेन, और एक सेंटेंस है ही गेव मी अ पेन। मान लीजिए एक 3 सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पर तीनों सेंटेंस है। ध्यान रखना बड़े ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में एक चीज़ और ध्यान रखना, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। क्या समझिएगा? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लाइट कट गया, लाइन कट गया हुआ, 2 मिनट वेट कीजिए, हम लाइटिंग दे रहे हैं। आइए ना, कितना देर लाइन कटेगा? उसमें रहने दीजिए, उसका लाइटिंग थोड़े काम करेगा। लाइटिंग तो अंदर है, रहने दीजिए ना, अभी नहीं काटिए, 2 मिनट रहेगा। आप फॉक्स दीजिए ना इधर बोर्ड पर, लाइए। वो अरे लाइन कट गया है, मेरी मजबूरी को समझिए। तो आप लाइन का कोई ठीक है, कब आता है कब जाता है, कैसे लॉक लगेगा? हाँ चला, गौर से समझा, बोर्ड पर देखा, हमारे चेहरा देख के करबो। तो यहाँ देख रहे बुआ, दिखाई दे रहा है? हाँ रहने दीजिए ना, दिखाई दे रहा है। एक क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना बुआ, 5 मिनट में क्लास हो जाएगा। ये बकलोलवा लास्ट में काम खराब कर दिया है। यानी ही गेव मी बुआ रे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 तरीके के होता है, एक होता है लिविंग थिंग्स। क्या होता है? एक होता है लिविंग थिंग जिसको आप सजीव कहते हो, और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स जिसको आप निर्जीव कहते हो। तो बुआ रे किसी भी सेंटेंस में ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, गौर से समझना बाबू, गौर से समझना। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये मी क्या कहलाएगा बुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये मी क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ध्यान रहा मेरी बात? क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव अ पेन, ये पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो मैंने क्या बोला? किसी भी सेंटेंस में कोई एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो क्या कहलाएगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा बुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ रहे मेरी बात? और अगर किसी भी सेंटेंस में दोनों के दोनों अगर ऑब्जेक्ट हो, अगर 2 ऑब्जेक्ट हो और 2 ऑब्जेक्ट 2 प्रजाति से हो, यानी एक सजीव हो और एक निर्जीव हो, एक सजीव हो और एक निर्जीव हो, यानी एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, तो समझिए। तो जैसे सेंटेंस में देखिए, ही गेव मी अ पेन, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट है ना, एक सजीव वाला है और एक निर्जीव वाला है ना। तो निर्जीव वाला को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहिएगा। क्या कहिएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहिएगा। और सजीव वाला को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहिएगा। क्या कहिएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहिएगा। यानी कि इसको समझने के लिए जरा गौर से समझिए मेरी बात को। मैंने बोला कि अगर एक किसी भी सेंटेंस में कोई एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, क्या कहलाएगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक ही सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो, एक सजीव और एक निर्जीव, तो निर्जीव वाला को नॉन लिविंग थिंग्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और लिविंग थिंग्स वाला को, सजीव वाला को इनडायरेक्ट सब्जेक्ट कहेंगे। आप समझ में आया? इसको समझने के लिए ऐसे समझो, मान लीजिए हम तुम्हारा भाई है, हम आपका छोटा भाई है, मान लीजिए हम आपका छोटा भाई हैं, और जब हम खाते रहेंगे, आप कहीं से आइएगा तो आप क्या कहिएगा? क्या चीज़ खा रहे हो? आप क्या पूछोगे? क्या चीज़ खा रहे हो? आप तुम बोलोगे कि कौन दिया है? नहीं, पहले जानते हो कि क्या खा रहा है।
और तब पूछोगे कि कौन दिया है। तो रे बउआ क्या खा रहा है, तो जरा सुनो, ये वर्ब से पहले पूछो क्या 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 दिया है, पूछो इसे क्या दिया है। तो क्या का सेंस जिस पर जाएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और किसको दिया है किसको का सेंस आएगा तो ये किसको जाएगा, ये आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जाएगा। समझ रहे मेरी बात। लास्ट में आपका काम खराब कर दिया है, 2 मिनट और दे दीजिए मुझे। आप भी कहेंगे कितना 2 मिनट कर रहे हैं, लाइट कटा हुआ है 2 मिनट, इतना में कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब वो कॉम्प्लीमेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, लाइन कटा है थोड़ा सा आप लोग भी समझिए, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट 2 मिनट हम भी देख रहे हैं कि 1.25 घंटा का क्लास होने जा रहा है, 2 मिनट। बुआ रे ये जो कॉम्प्लीमेंट लिखा है ना, कॉम्प्लीमेंट पहचानने के लिए 3 पॉइंट को पढ़िए। अगर सेंटेंस में प्लेस का नाम हो, क्या हो, प्लेस का नाम हो, अगर सेंटेंस में टाइम का नाम हो, अगर सेंटेंस में आपका रीजन REASON रीजन का नाम हो, तो आप कॉम्प्लीमेंट समझिएगा। जैसे मैं कहूँगा आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूँ। आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। बुआ रे दिल्ली क्या है, जगह का नाम है ना, तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। समझ रहे मेरी बात, कॉम्प्लीमेंट। टाइम, अगर टाइम का पता रहेगा अगर इस जगह पर तो कॉम्प्लीमेंट होगा। रीजन, तो रीजन पता करने के लिए रीजन जब रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब समझ में आया। मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि मैं सुबह प्रतिदिन गांधी मैदान टहलने के लिए जाता हूं। मैं सुबह प्रतिदिन, सुबह क्या है, टाइम है, कॉम्प्लीमेंट। 5 बजे कॉम्प्लीमेंट टाइम है। गांधी मैदान एक जगह का नाम है तो कॉम्प्लीमेंट। रीजन, कहाँ जाता हूं, दौड़ने के लिए, रनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो ये क्या हो गया, रीजन हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए क्या मैंने पढ़ा, टाइम, प्लेस और रीजन होगा तो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आप इसको नोट कीजिएगा बुआ, बहुत मेहनत से बनाते हैं। आपको आज के बाद कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा ना हमको कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। सीखने को मौका मिला होगा तब लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर से कहूँगा, जय हिंद मेरे शेरनी। इतना टाइम देने के लिए इसी तरह से बने रहिए। सब दिन का क्लास इतना लंबा नहीं होगा। जो छोटा होने लायक रहेगा छोटा बनाएंगे, जो बड़ा होने लायक रहेगा तो बड़ा बनाएंगे। बड़ा छोटा बने, ध्यान दीजिए, सीखने पर ध्यान दीजिए। समझ रहे मेरी बात, ठीक से। चलिए जय हिंद मेरे दिल फेंक आशिक, ठीक है।